आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। पहले इस वक्त की सुर्खियां। हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 56,000 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत के मुतादिद तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। जनाब मोदी पीएम किसान स्कीम की 18वीं किस्त भी जारी करेंगे। भारत ने दहशतगर्दी के खिलाफ फौरी बैनुल-अक़वामी माहिदे के अपने मुतालबे की दोबारा तौसीक की है। भारत 700 अरब अमरीकी डॉलर्स के गैर मुल्की ज़र मुबादले के ज़खायर वाला चौथा मुल्क बन गया है। और क्रिकेट में दुबई में खवातीन के T20 आलमी कप में न्यूजीलैंड ने भारत को 58 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। वाहिद मरहले के तहत 90 रुकनी असेंबली सीटों के लिए पोलिंग हो रही है। पोलिंग आज सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान 2 करोड़ 3 लाख से ज्यादा वोटर्स 1031 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। रियासत भर में कुल 20,632 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। रियासत के आला इंतखाबी अफसर पंकज अग्रवाल ने बताया कि सभी पोलिंग मराकज पर वेबकास्टिंग की सहूलत के साथ साथ सिक्योरिटी का पुख्ता बंदोबस्त किया गया है ताकि आजादाना, मुनसिफाना और बिला रुकावट पोलिंग को यकीनी बनाया जा सके। इस बीच वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से हरियाणा में वाहिद मरहले के असेंबली इंतखाबात में बड़ी तादाद में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने और जमहूरियत के जश्न का हिस्सा बनने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने रियासत में उन सभी नौजवान वोटर्स को नेक ख्वाहिशात पेश की जो पहली मरतबा अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र का एक रोजा दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म वाशिम में तकरीबन 23,300 करोड़ रुपये लागत के ज़राअत और मवेशी परवरी के शोबे से वाबस्ता मुख्तलिफ पहलकदमियों का आगाज करेंगे। जनाब मोदी बंजारा कम्युनिटी के मालामाल विरसे का जश्न मनाते हुए बंजारा विरासत म्यूजियम का भी इफ्तिताह करेंगे। बाद में जनाब मोदी थाने में 32,800 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाले मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वाशिम जिले में वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री किसान निधि पीएम किसान स्कीम की 18वीं किस्त भी जारी करेंगे। इस प्रोग्राम के दौरान मुल्क भर के 9 करोड़ 4 लाख से ज्यादा किसान 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम के बराह रास्त माली फायदे हासिल करेंगे। इस मौके पर जनाब मोदी नमो शेतकरी महासन्मान निधि योजना की 5वीं किस्त के तहत महाराष्ट्र के किसानों को तकरीबन 2,000 करोड़ रुपये के फायदे की इजाफी रकम भी जारी करेंगे। जनाब मोदी ज़रई बुनियादी ढांचे के तहत 1,920 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत के 7,500 से ज्यादा प्रोजेक्टों को भी कौम के नाम वक्फ करेंगे। इन बड़े प्रोजेक्टों में दीगर प्रोजेक्टों के साथ साथ कस्टम हायरिंग सेक्टर, खुराक को डिब्बाबंद करने की बुनियादी इकाइयां, गोदाम, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट्स, कोल्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट, कटाई के बाद के बंदोबस्त से मुताल्लिक प्रोजेक्ट शामिल हैं। थाने में जनाब मोदी अहम मेट्रो और सड़क प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म BKC मेट्रो स्टेशन से मेट्रो ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे जो मुंबई मेट्रो लाइन 3 के 14,120 करोड़ रुपये की लागत वाले BKC से RAJVLR सेक्शन तक चलेगी। मुल्क भर के माहिरीन तालीम और मुहक्किकीन ने 5 भारतीय जुबानों को क्लासिकी जबान का दर्जा देने के मरकजी काबीना के हालिया फैसले का खैर मकदम किया है। काबीना ने जुमेरात को आसामी, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत को क्लासिकी जबानों की फहरिस्त में शामिल किया है। ये दर्जा मिलने से इन जबानों के मुताले और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत से मुख्तलिफ फ़वाइद हासिल करने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बौद्ध मुताले के महकमे के प्रोफेसर डॉक्टर उज्ज्वल कुमार ने कहा कि इन जबानों का सकाफती विरसा है और इस फैसले से इन जबानों के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि इससे अदब के तलबा के लिए रोजगार के मजीद मौके पैदा होंगे। The benefits these languages or the expert or the student of these languages can gain to get more employment opportunity, academic opportunity, and I hope the government in India will give more emphasis to promote these languages. इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कहा कि इन जबानों को शामिल किए जाने की तारीखी अहमियत है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क का कदीम अदब इन जबानों में दस्तयाब है और इन जबानों को शामिल किए जाने से मुताले और तहकीक में मदद मिलेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।
بھارت نے دہشت گردی کے خلاف فوری بین الاقوامی معاہدہ کیے جانے کی اپنی 30 سالہ پرانی تجویز کی دوبارہ توثیق کی ہے. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی قانونی کمیٹی سے جمعرات کے روز خطاب کرتے ہوئے بھارت کے اقوام متحدہ مشن کی لیگل افسر آر مائتھلی نے دہشت گرد گروپوں کی بڑھتی طاقت پر گہری تشویش کا اظہار کیا جو اپنی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے ڈرونز جیسی جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے ممالک کی جانب سے بین الاقوامی دہشت گردی پر جامع کنونشن کو حتمی شکل دینے میں ہو رہی موجودہ تاخیر سے نمٹنے کی ضرورت پر زور دیا. محترمہ مائتھلی نے ان ممالک کی مذمت کی جو دہشت گردی کو سیاسی وجوہات کی بنا پر صحیح ٹھہراتے ہیں اور جنہوں نے ماضی میں کچھ گروپوں کو مجاہدین آزادی قرار دیتے ہوئے ان کا دفاع کیا تھا. محترمہ مائتھلی نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ اس تفریق سے باہر نکل آئیں. انہوں نے خبردار کیا کہ اس طرح کے سیاسی ایجنڈوں کی وجہ سے دہشت گردی کے خلاف عالمی لڑائی کمزور پڑ جاتی ہے. بین الاقوامی اتحاد کی بھارت کی اپیل ایسے وقت میں ہوئی ہے جب گزشتہ مہینے اقوام متحدہ چوٹی کانفرنس میں مستقبل کے معاہدے کو اپنائے جانے کے بعد ممالک انسداد دہشت گردی سے متعلق عالمی عہد بستگیوں کی تجدید کر رہے ہیں. مالدیپ کے صدر محمد معیزو پیر سے 4 روزہ سرکاری دورے پر بھارت آئیں گے. نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے خارجی امور کی وزارت کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ جناب معیزو کا یہ پہلا باہمی دورہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ مالدیپ کے صدر نے اس سے پہلے وزیر اعظم اور وزراء کی کونسل کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے اس سال جون میں بھارت کا دورہ کیا تھا. جناب جیسوال نے کہا کہ اپنے قیام کے دوران جناب معیزو بنگلورو اور ممبئی بھی جائیں گے جہاں ان کی کاروباری مصروفیات رہیں گی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اس مہینے کی 15 اور 16 تاریخ کو شنگھائی تعاون تنظیم SCO اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے اسلام آباد جائیں گے. وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کل نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی. ذاکر نائک کے پاکستان دورے کے بارے میں جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت کو اس بات پر کوئی حیرت نہیں ہے کہ بھارتی عدالت انصاف کے ایک مفرور شخص کا پاکستان میں اعلیٰ سطح پر استقبال کیا گیا. انہوں نے اسے مایوس کن اور قابل مذمت قرار دیا. Zakir Naik, yes, we have seen reports that he is being fitted in Pakistan. He has been warmly welcomed there. It is not surprising for us that an Indian fugitive from Indian law, justice has received a high-level welcome in Pakistan. It is something which is disappointing, let me say. It's condemnable, but at the same time, as I said, it's not surprising. اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی دفاعی افواج نے 4 دن پہلے جنوبی لبنان میں شروع ہوئی زمینی کارروائیوں کے دوران حزب اللہ کے 2000 سے زیادہ فوجی ٹھکانوں کو تباہ کیا ہے اور 250 دہشت گردوں کو مار گرایا ہے. IDF نے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں 5 بٹالین کمانڈرز، 10 کمپنی کمانڈرز اور 6 پلاٹون کمانڈرز شامل ہیں. ساتھ ہی جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائیہ انٹیلیجنس پر مبنی کارروائیوں کے دوران پیشگی حملے بھی کر رہی ہے. دوسری جانب حزب اللہ نے اپنی ہلاکتوں کے بارے میں ابھی تک کوئی اعداد و شمار جاری نہیں کیے ہیں. اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ شمالی اسرائیل میں گولانی بریگیڈ سے تعلق رکھنے والے اس کے 2 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. اس دوران امریکی اور برطانوی فوجوں نے یمن میں 1 درجن سے زیادہ حوثی کے کنٹرول والے مقامات پر حملے کیے ہیں. امریکی عہدیداروں کے مطابق حملوں میں ہتھیاروں کے اہم نظام، فوجی ٹھکانوں اور ایران کے حمایت یافتہ مسلح گروپ کے ذریعے استعمال کیے جانے والے دیگر بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا. ان حملوں سے یمن میں جاری کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، جہاں حوثی فورسز 2014 سے طویل خانہ جنگی میں مصروف ہیں. یہ حملے حوثیوں کے 5 اہم ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے فوجی طیاروں اور بحری جہازوں کے ذریعے انجام دیے گئے. حوثی کے کنٹرول والی میڈیا اطلاعات کے مطابق حدیدہ ہوائی اڈے اور قطائب علاقے پر 7 حملے کیے گئے جہاں مسلح گروپ حوثی کا فوجی ٹھکانہ ہے. اس کے علاوہ راجدھانی صنعا کے سیان ضلع میں واقع ٹھکانوں پر 4 حملے کیے گئے، جبکہ یمن کے دھمر صوبے میں 2 اور مقامات کو نشانہ بنایا گیا. عالمی ادارہ صحت WHO نے اعلان کیا ہے کہ اس نے منکی پاکس بیماری کے تشخیص سے متعلق پہلے ٹیسٹ کو منظوری دے دی ہے. ایمرجنسی استعمال کو ملی اس منظوری سے پاکس سے متاثرہ ممالک کی تشخیص کی صلاحیت میں خاطر خواہ اضافہ ہونے کی امید ہے. ان ممالک میں تیز اور صحیح جانچ کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے. افریقہ میں اب تک 800 سے زیادہ لوگ منکی پاکس سے مر چکے ہیں اور 30,000 سے زیادہ معاملے درج ہو چکے ہیں. افریقی یونین کے بیماریوں پر قابو پانے کے مرکز کے مطابق یہ بیماری 16 ملکوں میں پائی گئی ہے، جن میں جمہوریہ کانگو سب سے زیادہ متاثر ہے. پاکس کی بیماری وائرس سے متاثرہ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہونے سے پھیلتی ہے اور یہ قریبی جسمانی رابطوں سے مزید پھیل سکتی ہے. پاکس کی علامتوں میں بخار، عضلات میں کھچاؤ اور جلد پر جھلس جانے کی طرح بڑے زخم شامل ہیں. بھارت کے غیر ملکی زر مبادلہ ذخائر کے 700 ارب امریکی ڈالرز پار کرنے کے ساتھ ہی
भारत दुनिया की चौथी मईशत बन गया है और चीन, जापान और स्विट्जरलैंड की सफ में शामिल हो गया है। 27 सितंबर को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान भारत के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 12 अरब 58 करोड़ 80 लाख डॉलर्स के इजाफे के साथ अब तक के सबसे ज्यादा 704 अरब 88 करोड़ 50 लाख डॉलर्स पर पहुंच गए हैं। 20 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते में गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में जबरदस्त इजाफा हुआ और ये 692 अरब 30 करोड़ डॉलर्स पर पहुंच गए। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में तेजी से इजाफे की बदौलत बैनुल-अक़वामी मार्केटों में उतार चढ़ाव के तनाजुर में आलमी इक़्तिसादी गैर यकीनी की सूरत हाल का सामना करने की भारत की सलाहियत में इजाफा हुआ है और उसकी करेंसी को भी मजीद इस्तेहकाम हासिल हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए कल जारी किए गए ताज़ा तरीन डेटा के मुताबिक भारत के सोने के ज़खायर 2 अरब 18 करोड़ 40 लाख डॉलर्स के इजाफे के साथ 65 अरब 79 करोड़ 60 लाख डॉलर्स पर पहुंच गए। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड से रकम निकालने के खुसूसी हुकूक के तहत भारत अब 80 लाख डॉलर्स के बजाय 18 अरब 54 करोड़ 70 लाख डॉलर्स की रकम निकाल सकता है। ख़वातीन के T20 क्रिकेट आलमी कप में कल रात दुबई में भारत न्यूजीलैंड से 58 रन से हार गया। 161 रन का निशान हासिल करने की जद्दोजहद में भारतीय टीम 19 ओवर्स में महज 102 रन पर सिमट गई। न्यूजीलैंड की रोजेमरी मायर ने 4 विकेट लिए। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेट पर 160 रन बनाए। सोफी डिवाइन 36 गेंदों में सबसे ज्यादा 57 रन बनाए और वो नॉट आउट रहीं। पेश है एक रिपोर्ट। न्यूजीलैंड से हार का सामना करना भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम के लिए एक मुश्किल शुरुआत रही। अब भारत के लिए एक और सख्त चैलेंज है दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला। ये मैच 13 अक्टूबर को खेला जाएगा। अलबत्ता भारत के लिए सेमीफाइनल का रास्ता खुला है। हरमनप्रीत की कप्तानी में भारतीय टीम के पास अपनी पोजीशन संभालने का मौका है। इसके लिए उसे कल पाकिस्तान और 9 अक्टूबर को श्रीलंका के साथ मैच में जीत हासिल करनी होगी। अपने प्ले ऑफ मौके को यकीनी बनाने के लिए भारत को बकिया 3 मैच जीतने होंगे। आकाशवाणी दिल्ली से मानिक शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना बेगम। आज ग्रुप ए के मैच में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान मुकाबला होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। आज शाम 7:30 बजे ग्रुप बी के फिक्सचर मैच में इंग्लैंड और बांग्लादेश के दरमियान मुकाबला होगा। ये दोनों मैच शारजा में खेले जाएंगे। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को खुसूसियत के साथ पेश किया है कि हुकूमत दिफाई सनत को मजबूती देने और इसे मैन्युफैक्चरिंग का आलमी मरकज बनाने के तईं पुरअज़्म है। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति में लड्डू तैयार करने में मुबैना मिलावट की जांच के लिए एक आजाद खुसूसी SIT तश्कील दी। ये खबर भी रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, मिलाप, इनकलाब, प्रताप समेत तकरीबन सभी अखबारों की सुर्खी है। रोजनामा प्रताप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत तकरीबन सभी अखबारों ने इस खबर को भी शाये किया है कि वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर SCO इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान जाएंगे। फजाइया के सरबराह का ये बयान भी अखबारों में है कि जंगी जहाज संकट हर मुकाबले की सलाहियत रखता है। मिर्जापुर में सड़क हादसे में 10 मजदूर हलाक। वजीर आजम ने मिर्जापुर हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। ये खबर कई अखबारों में है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 56,000 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत के मुतादिद तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। जनाब मोदी PM किसान स्कीम की 18वीं किस्त भी जारी करेंगे। भारत ने दहशतगर्दी के खिलाफ फौरी बैनुल-अक़वामी माहिदे के अपने मुतालबे की दोबारा तौसीक की है। भारत 700 अरब अमरीकी डॉलर्स के गैर मुल्की ज़र मुबादले के ज़खायर वाला चौथा मुल्क बन गया है। और क्रिकेट में दुबई में ख़वातीन के T20 आलमी कप में न्यूजीलैंड ने भारत को 58 रन से हरा दिया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।